हेलो गाइस, मेरा नाम है जय प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन को देखा था, जिसमें हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मलिटी क्या होती है, और उसके रिस्पेक्टिवली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को अभी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को कवर अप करेंगे और आगे आने वाले 6 महीनों में 4-5 सब्जेक्ट जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे हम कोशिश करेंगे उसको कवर अप कर सकें, ताकि आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, कोई भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा पार्टिकल फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ रखे हैं। ठीक है, उसमें हम पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, आइदर वो असाइनमेंट्स हो, डीपीपी शीट्स हो, मॉक टेस्ट हो, ठीक है, या हैंड रिटन नोट्स हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम डालते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है आपके लिए, पूरा कंटेंट फ्री है। तो आपको क्या करना है, अगर जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन सही तरीके से वो कर पाए, जो भी एग्जाम आने वाले हैं 2022 में। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डलेगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लीनियर वेक्टर स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस को पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि लैंग्वेज है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे आने वाले हर एक जो लेक्चर है इसमें कहीं ना कहीं उसका जिक्र जरूर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ठीक है, जितनी आगे हम बढ़ते जाएंगे चीजें और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। जरूरी ये है कि आपको सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। हम कोई भी क्रैमिंग नहीं करेंगे, हर एक डेफिनेशन को समझेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को करेंगे, तब जाके हम हर टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है बेसिक से हम चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। अगर अच्छा लगे, मेहनत लगे, आपको अच्छी लग रही हो हमारी, तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लीनियर वेक्टर स्पेस को समझने के लिए वेक्टर स्पेस को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस अगर आपने समझ लिया तो अब आपको समझ आएगा लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है, और अगर आपने लीनियर वेक्टर स्पेस समझ लिया तब आपको समझ आएगा कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है। तो पूरा एक सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपको हर चीज बारीकी से समझ आ सके। सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस को देखते हैं। वेक्टर स्पेस बेसिकली होता क्या है? वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स called vectors which may be added together and multiplied by a number called scalar। ठीक है, वेक्टर स्पेस बेसिकली क्या है? एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही तो है। ठीक है, आइदर उसको किसी रियल नंबर, रियल स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्केलर्स होते हैं जो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, बेसिकली वो आइदर वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, या जो हम वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, या कोई भी जनरली कोई भी फील्ड का हो सकता है। ठीक है, पर मोटा मोटा हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कि कोई भी हमारा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अगर उसमें हम रियल नंबर को, ठीक है, रियल नंबर को किसी भी वेक्टर के साथ जो हमारा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उस टाइप के रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आपको डायग्राम के बेसिस पे समझाता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है दोस्तों। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी फिजिकल स्पेस है। ठीक है, ये जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, बेसिकली हमारी ये फिजिकल स्पेस में हमारा ये डिनोट कर रहा है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो मान लेते कोई भी हमारा एक पोजीशन है इस फिजिकल स्पेस में। मान लो कि हमने ये जो ब्लैक डॉट मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिसकी हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या डिस्क्राइब किए हैं? एक्स, वाई और जेड। और ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अब जैसे कि हमने डेफिनेशन के रूप में कहा कि ये जो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर किसी से इसको मल्टीप्लाई करें रियल नंबर से, ठीक है, कोई भी हमारी जो डायरेक्शन कोसाइंस है अगर उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो फाइनल वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही तो आर वेक्टर उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक्स,
वाई जेड आर द रियल नंबर्स, और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है आई जे के, जो कि उसके डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं। और फाइनली जब हम इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या बता रहा है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन द दैट फिजिकल स्पेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि एक्स वाई जेड बेसिकली पॉइंट इन द फिजिकल स्पेस, जो कि इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट है कोई भी, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं और सभी पॉइंट्स को यहाँ पर अटैच कर दूं, तो ये बेसिकली एक्स वाई जेड यहाँ पर इस फिजिकल स्पेस में इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रियल नंबर से इसको अरेंज करके देखते हैं कि बेसिकली किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर जैसे y वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, y वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट व्हाट, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, i कैप j कैप और k कैप का किससे, रियल नंबर से हो रहा है। यहाँ पर रियल नंबर क्या है दोस्तों, 3 4 7। ये 3 4 7 जो हमारे रियल नंबर्स हैं, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, i j और k से। फिर उसके बाद ये स्टेप होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट वाई वेक्टर हमारे पास क्या मिला, 3i प्लस 4j प्लस 7k। ठीक है, जो कि एक पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दैट फिजिकल स्पेस। ठीक है, तो फाइनली जो हमें मिलता है दोस्तों वो 3 डायमेंशनल रियल स्पेस भी हम इसको बोलते हैं, जिसको हम R3 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, V3 मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट एब्रीविएशंस मिलेंगी, तो अगर कहीं पर भी आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बतानी है तो आपको ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आइदर वो मल्टीप्लीकेशन रूल हो या एडिशन रूल हो, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब फाइनली हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकल स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, और उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। ये वेक्टर स्पेस इसलिए जरूरी था ताकि हम लीनियर वेक्टर स्पेस को डिस्क्राइब कर सकें। अगर मोटा मोटा भाषा में बोला जाए, अगर हम किसी देश में किसी स्टेट के किसी गांव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेक्टर स्पेस की मदद से हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर पोजीशन को डिफाइन किया ना, है ना, जैसे जीपीएस की मदद से हम किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरह से किसी गाँव की लोकेशन बताना हो, ठीक है, किसी गाँव की अगर रिप्रेजेंट करता है, उसका मुखिया सरपंच होता है जो सभी चीजों को डिनोट कर पाता है, ठीक है, बता पाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह किसी स्टेट को देखें तो सीएम होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, जो उसके सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। उसी तरह से अगर कंट्री की बात की जाए तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे इस केस में, क्वांटम मैकेनिक्स के केस में, जो हमारा ये जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, ये हमारा सरपंच या मुखिया है। ठीक है, और हमारा जो ये जो लीनियर वेक्टर स्पेस होगा वो हमारा सीएम का काम करेगा, किसी स्टेट का काम करेगा। ठीक है, और जो हमारा हिलबर्ट स्पेस होगा वो हमारा कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पीएम के थ्रू होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस होता क्या है? बेसिकली अगर लीनियर वेक्टर स्पेस की बात करें दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, अगर हम क्लासिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल सिस्टम की भी बात करें तो उस केस में भी लीनियर वेक्टर स्पेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वहां पर ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पर भी वेक्टर स्पेस है तो मतलब ये भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, ये अलग अलग है चीजें दोस्तों। वहां पर वो जो पॉइंट था वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट होगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो पॉलिनोमियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब समझते हैं है क्या। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया है क्या चीज वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि px से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर क्या आपका 2 है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है बेसिकली वो डिग्री लेस देन और इक्वल 2 के बराबर है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर होता पॉलिनोमियल और डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 या 3 से कम हो सकता है। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल लिया हमने, 2 लिया। ठीक है, यहाँ पर आप जो कोफिशिएंट्स देख सकते हैं x², x और 1 का, वो क्या है, a, b एंड c। ठीक है, ये आप देख सकते हैं a, b, c बेसिकली ये रियल स्केलर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, पिछले केस में हमने जो a, b, c लिया था, ठीक है, सॉरी a, b, c नहीं, x, y, z जो लिया था, वो जो हमारे कोफिशिएंट थे वो रियल नंबर को डिनोट कर रहे थे। पर इस केस में जो हमारा कोफिशिएंट है, हमारा जो कोफिशिएंट है a, b, c, वो रियल स्केलर्स को डिनोट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जो रियल नंबर होता है दोस्तों बेसिकली वो डायमेंशनलेस होता है।
है ना, 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, बेसिकली एक नंबर ही तो है, इसका कोई डायमेंशन थोड़ी है, ठीक है। पर रियल स्केलर की बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको डायमेंशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, रियल स्केलर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सबसेट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1, बेसिकली ये पोलिनोमियल के ही वो है, ठीक है, डिग्रीज है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 जो हमने यहाँ पर सबसेट के फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो कोई भी हम रियल नंबर से यहाँ पर अरेंज करके देखते हैं, इसको रियल स्केलर्स की मदद से अरेंज करके देखते हैं, जो कि मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू px के बराबर, ठीक है। यहाँ पर a b c बेसिकली क्या है, 4 2 एंड 3 है, ठीक है, जो कि हमारे रियल स्केलर्स हैं जिसको हमने x स्क्वायर x और 1 से मल्टीप्लाई किया है फिर ऐड करके फाइनली पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर मैं इस 4 2 और 3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल स्पेस है दोस्तों, वहां पर वो फिजिकल स्पेस था, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पर हर एक पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा स्पेस में वो क्या होगा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 2 3 का अपना एक सिग्निफिकेंस है दोस्तों, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था वेक्टर स्पेस पे, यहाँ पर ये हर एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 1 है दोस्तों, 1 ये क्या है, ये तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अगर हम एक्सिस को भी देखें दोस्तों, हमने एक्सिस भी तो उसी के बेसिस पे बनाई है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो एक्स एक्सिस में क्या एक्स स्क्वायर है, वाई में क्या एक्स है और जेड में क्या 1 है, ठीक है। इस 1 का क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर ऐड कर रहे हैं डिस्टेंस में तो बाकी चीजों को भी तो ऐड तभी हो सकता है ना, बाकी सब भी डायमेंशनलेस हो। तो हमने रियल स्केलर की बात की थी दोस्तों कि रियल नंबर खुद अपना एक डायमेंशनलेस होता है, पर उसको अगर किसी और चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दे तब जाके उसकी कुछ डायमेंशंस आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 4 2 3 है इसका अपने एक डायमेंशन क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन पूरी टर्म को अगर हमें डायमेंशनलेस बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐड की रखी है हमने, तो अगर हमने एक्स स्क्वायर और एक्स को इस तरह से लेना ताकि पूरी टर्म हमारी डायमेंशनलेस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 4x स्क्वायर देख रहे हैं, 4x स्क्वायर देख रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर होगी, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर होगी। अब पूरे चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डायमेंशनलेस करने के लिए 4 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एल की पावर -2 होनी चाहिए, तभी ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन पाएगी। उसी तरह अगर मैं 2x की बात करूं दोस्तों, 2x की बात करूं तो x का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, लेंथ है। लेंथ क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पर एल स्क्वायर मैंने लेंथ को डिनोट कर दिया, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है, आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए। उसी तरह यहाँ पर एक्स का जो डायमेंशन क्या होगा, एम हो जाएगा, जो कि मीटर है। तो 2 की डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको डायमेंशन लेस करने के लिए मीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो 1 है वो तो खुद ही एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो उसको कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो 4 2 3 है ये कोई आम पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पर। अगर हम नॉर्मल वेक्टर स्पेस की बात करें, यहाँ पर ये हर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे पॉलिनोमियल पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 2 4 3 2 सो ऑन, बहुत सारे वेक्टर स्पेसिस हो सकते हैं। उन सभी कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे वेक्टर स्पेसिस का इन द पॉलिनोमियल स्पेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कि अंडर सम कंडीशंस को फॉलो करते हो, लाइक वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली उस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको वेक्टर स्पेस का नाम इसमें इंक्लूड इसलिए होगा क्योंकि ये अगेन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेगा, तभी जाके ये लीनियर वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो वहां पर वेक्टर स्पेस में भी सेम होता था, बट डिफरेंस क्या है, वो फिजिकल स्पेस था, ये पॉलिनोमियल स्पेस है। वहां पर हर एक पॉइंट पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर हर एक पॉइंट पॉलिनोमियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसका अपना सिग्निफिकेंस है, इसका अपना है, क्योंकि ये वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मल्टी डायमेंशंस की बात भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब 3 डायमेंशनल की बात ही कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हम मल्टी डायमेंशनल की बात करें, अगर आपने रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ी है तो वहां पर टाइम का कोऑर्डिनेट भी ऐड हो जाता है ना, टाइम का कोऑर्डिनेट भी ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक्स वाई जेड टी, ठीक है। तो 4th डायमेंशन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसको हम मिनी कोवास्की स्पेस भी कहते हैं,
ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम करेंगे, तब जाके क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको समझ आएगा। तो पर अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, पर यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है वो जरा देख लेते हैं। अ सेट ऑफ वेक्टर्स साई, फाई एंड काई, और भी हो सकते हैं वेक्टर्स, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, पर हम 3 ही ले रहे हैं जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात हो रही है तो हम 3 ही वेक्टर स्पेस ले रहे हैं यहाँ पर। एंड सेट ऑफ द स्केलर्स ए बी सी, ये क्या है, स्केलर, रियल स्केलर्स हैं दोस्तों। ठीक है, डिफाइंड अंडर द वेक्टर स्पेसेस विच फॉलो द रूल फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वही चीज है, हमारे पास 3 वेक्टर स्पेस हैं। ठीक है, हमारे पास 3 रियल वेक्टर्स हैं, रियल स्केलर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई ऐड तब कर उनको वेक्टर स्पेसेस, हम लीनियर वेक्टर स्पेस तब बोल सकते हैं जब वो वेक्टर एडिशन या स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो कर ले, तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ये वेक्टर स्पेस है वो लीनियर वेक्टर स्पेस है। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये एडिशन रूल क्या है, बार बार हम एडिशन रूल की बात कर रहे हैं। ये एडिशन रूल है कौन कौन से? खाली ये ऐड करना ही एडिशन रूल में नहीं कहलाता है, बहुत सारे रूल्स भी होते हैं हमारे, तो बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेक्टर्स मान लेते हैं, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, साई और फाई। ठीक है, साई और फाई हमारे पास 2 वेक्टर्स एलिमेंट्स हैं हमारे स्पेस के। तो अगर हम उन दोनों का सम करते हैं तब भी तो हमारा वो वेक्टर आएगा जो कि सेम स्पेस को ही बिलोंग करेगा, है ना। मान लेते हैं कि 1 2 3 हमारा, ठीक है, वो हमारा रियल नंबर को डिनोट करता है। तो अगर मैं 1 2 को ऐड करूं तो 3 आएगा, वो भी तो हमारा रियल नंबर को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वो सेम सबसेट जो सेम स्पेस है उसी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वही चीज यहां पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो उस एडिशन रूल में कुछ हमारे लॉज हैं जिसको वो फॉलो करना करेगा, तब जाके वो एडिशन रूल अप्लाई कर पाएंगे और फाइनली तब हम कह पाएंगे कि वो लीनियर वेक्टर स्पेस को ओबे कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को अगर फॉलो कर लेता है तब जाके वो एडिशन रूल को सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसेस हैं, साई और फाई, अगर हम उसको ऐड करते हैं और उसका अगर हम शफल करके ऐड कर दें, ठीक है, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर साई था या फिर फाई था, यहाँ पर फाई है फिर साई है, अगर दोनों को ऐड करके एक दूसरे के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि वो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव फॉलो करता है। ठीक है, उसके केस के अंदर वो एडिशन रूल को भी सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर वो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी उसको अगर फॉलो कर लेता है तब भी हम कहते हैं कि वो एडिशन रूल को फॉलो कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास 3 वेक्टर स्पेसेस हैं, साई, फाई और काई। देख सकते हैं साई, फाई और काई। पहले 2 टर्म थे हमारे साई फाई को, उसको अलग हमने ऐड किया। ठीक है, तीसरे वाले को एज इट इज रहने दिया। फिर हमने पहले वाले टर्म को छोड़ दिया और लास्ट वाले जो 2 टर्म थे उसको सेपरेटली ऐड कर लिया। हमने कंपेयर किया कि दोनों अगर सेम एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तब हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारा एडिशन रूल भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, तीसरा रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए नल वेक्टर या इनवर्स वेक्टर सेटिस्फाई होना चाहिए। नल वेक्टर या इनवर्स वेक्टर का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि रिजल्टेंट हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। 0 वेक्टर बेसिकली नल वेक्टर कहलाता है। इनवर्स वेक्टर का मतलब किसी ऐसे वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई ऐड करें उसको कि फाइनल रिजल्टेंट हमारा नल वेक्टर आ जाए। ठीक है, अगर इस लॉ को फॉलो करते तब भी जाके हमारा एडिशन रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास साई वेक्टर है। ठीक है, तो अगर उसके साथ में ऑपोजिट साइन वाला साई वेक्टर इसके साथ ऐड कर दूं तो फाइनल रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा जो कि 0 के बराबर होता है। सिमिलरली हमारे पास माइनस साई वेक्टर है, तो उसके ऑपोजिटली वाला जो हमारा साई है अगर उसको मैं ऐड कर दूं तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर आएगा। तो अगेन हमारा एडिशन रूल यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो ये वेक्टर स्पेस है वो लीनियर वेक्टर स्पेस कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, हमने एडिशन रूल्स तो देख लिया, बहुत सारे थे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, नल वेक्टर लॉ। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में भी अलग रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, जो रियल स्केलर्स हैं, विद अ वेक्टर गिव्स अनदर वेक्टर। ऑब्वियस ये बात है, हमारे जो कंपोनेंट्स थे पहले वेक्टर के, अगर मैं उसको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ अलग ही वेक्टर मिलेगा जिसकी अलग ही वैल्यू होगी, है ना। तो अगर वो साई और फाई जो 2 वेक्टर्स हैं हमारे स्पेस के, अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किया जाए किसी रियल नंबर के साथ, ठीक है, अगर प्रोडक्ट करके ऐड किया जाए तब भी वो वही वेक्टर कहलाएगा सेम स्पेस का, है ना, जहां पर हमारा ए और बी हमारा रियल स्केलर्स है। इज इट क्लियर? अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते हैं तब भी फाइनल जो रिजल्टेंट है वो ही सेम स्पेस को ही तो बिलोंग करना चाहिए। जिस तरह से हमने 2 नंबर्स को ऐड करके बताया कि हाँ, हमारे जो 2 वेक्टर्स हैं साई और फाई,
अगर वो हमारा रियल नंबर को डिनोट करता है, तो अगर एडिशन करते हैं तब भी वो हमारे रियल नंबर को ही डिनोट करना चाहिए, तभी तो बोलेंगे वो सेम वेक्टर स्पेस को डिनोट करता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन रूल में भी सेम है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड करते हैं, फाइनल जो रिजल्टेंट होगा तो वो वेक्टर स्पेस वो सेम वेक्टर स्पेस को ही तो बिलोंग करेगा, तभी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए टू द एडिशन, है ना। आप देख सकते हैं ए बाहर है आपका जो रियल स्केलर है हमारा, ठीक है, और ये साई और फाई हमारा ऐड हो रहा है ब्रैकेट में अलग से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए साई प्लस ए फाई, ये अलग से आ गया। सिमिलरली आप ए प्लस बी को अलग से मल्टीप्लाई करके ऐड करके ब्रैकेट में रख रहे हो और साई को अलग से मल्टीप्लाई किया है। अगर खोलोगे तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं अंडर द एडिशन। तो ये भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ हमारा एडिशन में भी था, तो मल्टीप्लीकेशन के में वो रूल भी सेटिस्फाई होना चाहिए। वहां पर b प्लस 5 था, ठीक है, यहाँ पर a बाहर है, बस प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर a बाहर है और b5 हमारा अंदर प्रोडक्ट में है। तो अगर इसको इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। पहले a बाहर था, b और साई अंदर था, अब क्या है a b अंदर है और साई बाहर है। तो इस टाइप के रूल को जो कि एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, उसमें देखा था हमने कि पहला और दूसरा टर्म हमारा है ना a प्लस बी अंदर था और हमारा जो साई था वो बाहर था, है ना, एडिशन के फॉर्म में। और यहाँ और नेक्स्ट में क्या था a प्लस लास्ट दो टर्म थे हमारे, वो हमारे इसमें ऐड थे। ठीक है, तो ये एडिशन की फॉर्म में था और ये हमारा देख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। जस्ट यही फर्क है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ रहा, वहां पर एडिशन आ रहा था। हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट साई के लिए यहाँ पर एटलीस्ट मतलब एग्जिस्ट करना जरूरी है यूनिटरी एलिमेंट आई का, ठीक है, और नॉन जीरो स्केलर का सच दैट, ठीक है, अगर कोई भी आपके पास वेक्टर है, ठीक है, अगर उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सेम क्वांटिटी आती है, बट वो इक्वल टू जीरो के बराबर आना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था एडिशन में, एडिशन के केस में आपने देखा था दोस्तों, ठीक है, कि साई प्लस, अगर आपके पास साई वेक्टर है तो उसके ऑपोजिट वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नल वेक्टर के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, इधर आपका माइनस साई है तो प्लस, मतलब ऑपोजिट साइन वाले के साथ आपने एडिशन कर दिया तो नल वेक्टर आ गया। सिमिलरली आपने ऐसे फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है कि फाइनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो हो नल वेक्टर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, नल वेक्टर ही होना चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये सारी जो चार कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन के अंडर, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये सेट है वो लीनियर वेक्टर स्पेस को ओबे कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल से समझा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, फिर हमने लीनियर वेक्टर स्पेस देखा। ठीक है, हमने गांव कस्बे की बात कर ली, हमने स्टेट की बात कर ली, अब हम जाने वाले हैं हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में क्यों मैं ये सारे चीजें डिस्कस कर रहा हूं आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, लोगों को डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाती है, सीधा हम कंडीशंस की तरफ चल जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम डेफिनेशंस भी देख रहे हैं, जो हम बच्चे ग्रेजुएशन में नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी कंसेप्ट सारे क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है हमारा हिल्बर्ट स्पेस का, बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे डेविड हिल्बर्ट, उनके नाम से हिल्बर्ट स्पेस का नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, हिल्बर्ट आप देख सकते हो, हिल्बर्ट स्पेस यहां से नाम दिया गया। बेसिकली जनरलाइज द नोटेशन ऑफ यूक्लिडियन स्पेस, कुछ नोटेशंस उन्होंने ड्राइव किए थे जो कि यूक्लिडियन स्पेस में यूज होते हैं। कभी भी यूक्लिडियन स्पेस का नाम लिया जाए या हिल्बर्ट स्पेस का नाम दिया जाए तो वो सेम ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो डेविड हिल्बर्ट नाम के साइंटिस्ट के बाद हमारा ये हिल्बर्ट स्पेस का नाम रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है, अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाना चाहूं तो हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली मैथमेटिकल एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम रियल वर्ल्ड में नहीं अप्लाई कर पाते हैं। रियल वर्ल्ड में हम 3 डायमेंशनल तक लिमिटेड हो जाते हैं, पर अगर हम हिल्बर्ट स्पेस की बात करें तो वहां पर हम मल्टी डायमेंशनल्स की बात करते हैं, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कितने सारे डायमेंशंस हैं वहां पर। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशंस के बारे में, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो इट्स द बेस्ट तरीका है कि हम उसमें हिल्बर्ट स्पेस में जो भी है कंडीशंस अप्लाई करके, मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करके हम उस हिल्बर्ट स्पेस में उसके सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन है, बहुत सारे हम मैथमेटिकल टर्म्स यूज कर सकते हैं, लाइक वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस से लेकर 3 डायमेंशनल स्पेस से लेकर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशन हर जगह
वो मेथड को यूज कर सकते हैं। तो वो स्पेस जहां पर इन सभी चीजों को हम यूज कर सकते हैं, उस टाइप के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हम रियल स्पेस के जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कन्वर्ट करके एज इट इज हम वहां पर हिल्बर्ट स्पेस में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मल्टी डायमेंशंस के लिए भी क्यों ना यूज हो रहा हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जहां पर हम सभी मैथमेटिकल टूल्स की एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं इन द हिल्बर्ट स्पेस। पर अगर ये तो बात होगी कि एक एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा या कैलकुलस के सारे जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो कि हायर लेवल्स में ऑपरेट होते हैं वो सभी हम हिल्बर्ट स्पेस में यूज कर सकते हैं टू फाइंड फॉर मल्टी डायमेंशंस। ठीक है, पर बेसिकली इसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाई होनी जरूरी है। जिस तरह से हमने वेक्टर स्पेस में देखा, जिस तरह से हमने लीनियर वेक्टर स्पेस में देखा कि अंडर द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ ये लीनियर वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है। उसी तरह से हिल्बर्ट स्पेस भी हमारा कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास साई, काई और फाई, वो हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो तब जाकर हिल्बर्ट स्पेस बनेगा जब वो कुछ क्वांटिटीज को सेटिस्फाई करे, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तब जाके वो हिल्बर्ट स्पेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। पर फाइनल अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं अ हिल्बर्ट स्पेस इज एन अब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस पोजेसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट दैट अलाउज लेंथ एंड एंगल टू बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली वो वेक्टर स्पेस को डिनोट करता है जिसमें बहुत सारे इनर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हों जो कि हमारी किसी भी पॉइंट की लेंथ या किस एंगल में है उस चीज को मेजर करने में हेल्पफुल हो। तो उस टाइप के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं दोस्तों। ये इनर प्रोडक्ट क्या है ना, ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये इनर प्रोडक्ट का वर्ड क्यों यूज किया गया है। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं ताकि आपके सामने सारी क्लियरिटी हो सके। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस की, फिर हम इनर प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस एच, जिसको एच से डिनोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ए वेक्टर्स साई, फाई एंड काई, और इसके जो स्केलर्स हैं ए बी सी, तब जाके कोई मतलब हिल्बर्ट स्पेस रिप्रेजेंट करेंगे जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जिस तरह से हमने वेक्टर स्पेस में देखा, लीनियर वेक्टर स्पेस में देखा, उसी तरह से हम हिल्बर्ट स्पेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि हिल्बर्ट स्पेस इज अ लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस हमारा लीनियर वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम देख के आए हैं, मैंने जो बात की कि सम हिल्बर्ट स्पेस की अगर आपने कॉमन डेफिनेशन देखनी हो, बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लीनियर वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, जब मैंने बोला था ना कि हमारा जो हिल्बर्ट स्पेस है बेसिकली एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। उस कंट्री के अंदर बहुत सारे शहर थे, ठीक है, स्टेट थे, और स्टेट के अंदर बहुत सारे कस्बे थे। ठीक है, उन सभी को जब हमने ऐड किया तो फाइनली हमारा हिल्बर्ट स्पेस हमारा रिप्रेजेंट हुआ। ठीक है, जो कि हमने लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर वेक्टर स्पेस की फॉर्म में देखा था। तो बेसिकली लीनियर वेक्टर स्पेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेसेस, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अभी इतना सब कुछ हमने देखा, ये हमारा लीनियर वेक्टर स्पेस, सभी कॉम्बिनेशन जो अभी हमारे पॉइंट्स हैं इन सभी को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हिल्बर्ट स्पेस को ही डिनोट करता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। It has inner product operation that satisfy the certain condition। ठीक है, इसमें भी अगेन वही चीज है कि इट हैज एन इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन। इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन हो रहे होते हैं बहुत सारे जो कि सर्टेन कंडीशंस में ही सेटिस्फाई हो पाते हैं। ठीक है, पर ये इनर प्रोडक्ट है क्या? ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इनर प्रोडक्ट है क्या। इनर प्रोडक्ट इज ए जनरलाइजेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपने डॉट प्रोडक्ट देखा होगा आपने। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है दोस्तों? ए वेक्टर सॉरी ए बी कोस थीटा के बराबर आता है। ठीक है, ए बी कोस थीटा के बराबर आता है। अगर आपने पढ़ रखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए बी साइन थीटा के बराबर आता है। ये तो आपको पता ही होगा, फिजिकल साइंस में पढ़ा ही होगा आपने। तो इनर प्रोडक्ट बेसिकली इज जनरलाइजेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट ही होता है हमारा जो इनर प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, इन अ वेक्टर स्पेस इट इज अ वे टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन बीइंग अ स्केलर। जो भी हमारे स्केलर क्वांटिटीज हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे वेक्टर्स के साथ, ठीक है, वो बेसिकली इनर प्रोडक्ट्स ही होते हैं हमारे वेक्टर्स के। ठीक है, जिसको हम टुगेदर हम लेके आते हैं साथ में। ठीक है, बाय द डॉट प्रोडक्ट, जो कि हम देख सकते हैं, हमने आपको वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया। ए डॉट बी वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट की ही बराबर होता है, जो कि हम पहले भी क्लासिकल सिस्टम में देख चुके हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो इनर प्रोडक्ट आपने देख सकते हो, यह कैटब्रा वेक्टर के अंदर दिखाया गया। ठीक है, ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, ये जो डायरेक्ट नोटेशंस है, आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप बस समझ लीजिए कि ये जो
ये वाला जो नोटेशन होता है ये हमारा कैट वेक्टर होता है, ठीक है, और ये जो नोटेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये होता है हमारा ब्रा वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसे कैट ब्रा कहते हैं। बेसिकली ये ब्रैकेट से बना है, ठीक है, जैसे आपने पता है ब्रैकेट, ठीक है। अगर इस जो ब्रैकेट होता है बेसिकली क्या होता है, ये होता है, ठीक है, इसको ही बस तोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो वाला टर्म है ये ब्रा वेक्टर है और ये हमारा ये कैट वेक्टर है, ठीक है, बेसिकली यहीं से बना है। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए आपको बस होना चाहिए इनर प्रोडक्ट होना चाहिए उसके, ठीक है, हमारे हिल्बर्ट स्पेस में। तो ये इनर प्रोडक्ट भी किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। और ये जो इनर प्रोडक्ट है बेसिकली दोस्तों ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। तो ये इनर प्रोडक्ट की कौन कौन सी कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं। जो इनर प्रोडक्ट है बेसिकली वो कंजुगेट सिमेट्रिक होना चाहिए। जो इनर प्रोडक्ट है हमारा बेसिकली वो क्या होना चाहिए, कंजुगेट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं साई और फाई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कंजुगेट सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ, कंजुगेट ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। जो ये पहला वाला टर्म था ये दूसरे वाले चला गया, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला टर्म है पहले में चला गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर कंजुगेट लग गया। तो ये बेसिकली कंजुगेट सिमेट्रिक होता है, ये आगे आपको पता लग जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम बोल सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट हो सकता है हमारे उस सिस्टम में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर साई विद इटसेल्फ इज पॉजिटिव डेफिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेम वेक्टर स्पेसिस का अगर इनर प्रोडक्ट हो रहा हो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है बेसिकली, ठीक है, दो वेक्टर स्पेस, ठीक है। वो 0 किस कंडीशन में होगा, जब वो खुद वेक्टर स्पेस 0 के बराबर होगा तभी वो 0 हो सकता है, वरना वो 0 के ज्यादा ही होगा उसकी वैल्यू। इज इट क्लियर? चलिए चौथी कंडीशन को देख लेते, तीसरी कंडीशन को देख लेते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है हमारा, जो इनर प्रोडक्ट है हमारा वो एंटी लीनियर है इन इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास मान लो कि इसे एक्स मान लो ये वाली पूरी टर्म को, और ये वाली टर्म को y मान लो, x डॉट y है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, a साई 1 प्लस b साई 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारी फाई की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। तो अगर आपके फर्स्ट आर्गुमेंट, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है दोस्तों, ये सेकंड आर्गुमेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, थोड़ा सा वेट। तो ये वाला जो टर्म है पहला वाला इसे फर्स्ट आर्गुमेंट कहते हैं, ये सेकंड वाला सेकंड आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट आर्गुमेंट से कुछ ये जो आपका रियल स्केलर है इसको अगर मैं बाहर निकालता हूं तो वो कंजुगेट की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अगर आप ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हो इससे और ये वाली सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये जो आपके रियल स्केलर्स थे इसको आपने बाहर निकाला तो ये कंजुगेट की फॉर्म में आएगा अगर हम फर्स्ट आर्गुमेंट से निकालते हैं, ठीक है। तो वो उस केस में एंटी लीनियर कहलाएगा। अगर लीनियर की बात करें दोस्तों, अगर वो सेकंड आर्गुमेंट से निकल रहा होगा, ठीक है, उस केस में वो लीनियर कहलाएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट से निकलेगा तो वो एंटी लीनियर कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। देख सकते हो सेकंड आर्गुमेंट से अगर मैं निकालता हूं, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ठीक है, इन दोनों का मैंने यहां से मल्टीप्लीकेशन किया, ये साई 1 का बी साई 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, इन आपस में इनर प्रोडक्ट होगा इन सभी का, ठीक है। और ये जो हमारे रियल स्केलर्स थे बाहर निकले थ्रू द सेकंड आर्गुमेंट, तो उस केस में ये नॉर्मल लीनियर ही रहेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इनर प्रोडक्ट्स में, तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे ये जो हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है थ्रू द ऑल द कंडीशंस। इज इट क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस होता है वो सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो सेपरेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई मान लेते कि हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है XD, वो तभी सेपरेबल कहलाएगी जब उसमें काउंटेबल डेंस सबसेट हो गए X के, ठीक है, जब उसमें काउंटेबल डेंस सबसेट होंगे X के। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, मान लेते कि R है हमारे पास, ठीक है, R बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, वो सेपरेबल है। वो कब सेपरेबल होगा, जब हमारा जो उसका रैशनल नंबर होगा, ठीक है, वो काउंटेबल होगा, ये डेंस सबसेट होगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि रियल नंबर में हमें पता है दोस्तों रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। अगर उसका एक भी सबसेट हमारा काउंटेबल होगा तो वो जो सबसेट जो हमारे सेट को बिलोंग करता है तो वो भी तो काउंटेबल होगा, उसको भी तो हम सेपरेट करके काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर रैशनल नंबर का जिक्र किया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर Q काउंटेबल क्यों है, Q यहाँ पर रैशनल नंबर को डिनोट करेगा दोस्तों, और ये जो Q डैश होगा वो हमारा इरेशनल नंबर को डिनोट करेगा। तो Q हमारा काउंटेबल कब होगा, ठीक है, जब वो सेपरेटेबल होगा, ठीक है, या उसको हम काउंट कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने P और Q को डिवाइड कर दिया, ठीक है, रैशनल तभी आता है ना, 1/2, 3/4, 5/6 सो ऑन, ये सारे हमारे रैशनल में काउंट होते हैं, ठीक है। मान लो जो हमने नंबर लिए हैं वो इंटीजर्स हैं, मान लो जो हमने नंबर डिवाइड किए हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है,
और आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, वो तो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उन दोनों का डिवाइड भी करता हूं, दोनों इंटीजर्स का, तो वो भी तो काउंटेबल ही होंगे दोस्तों, है ना। तो इसलिए हमारा क्यू हो जाएगा काउंटेबल, और क्यू हमारा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है ना। तो वो भी सेपरेबल ही कहलाएगा, क्योंकि हम उसको सेपरेटली काउंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम दूसरे सेट की बात करें, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, तो उस केस में हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गैप्स होते हैं उसमें, उस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन इंटीजर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व, तो उसको काउंट करना मुश्किल होता है, दैट्स वाई हम उसको काउंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यू डेंस है, क्यू डेंस सबसेट भी होना चाहिए। हमने दो चीजें बात की थी यहाँ पर, ठीक है। एक तो काउंटेबल होना चाहिए, वो तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा हमने बताना था कि ये डेंस सबसेट होना चाहिए। दूसरा क्या हमने बोला था कि वो डेंस सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर है, आइदर वो रैशनल हो सकता है, और आइदर क्या हो सकता है कि हम एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लें जो कि हमारे इरेशनल नंबर के बहुत ही क्लोज हो, है ना, हमारे इरेशनल के एग्जैक्टली बहुत ही अप्रोक्सीमेटली क्लोज हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई की बात करूं, पाई की वैल्यू आपको पता है दोस्तों क्या होती है, जो आप पढ़ते आ रहे हो या लगाते हो, 3.14 पता है आपको, है ना। अगर नॉर्मल यूज करें तो 3.1 भी यूज कर सकते हो, है ना, 3 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। 3.14 दूसरा एक्सटेंशन हो गया, 3.142 दूसरा एक्सटेंशन हो गया, तीसरा सो ऑन करके हम ये बहुत बड़ी टर्म होती है दोस्तों। ये खाली 3.14 नहीं होता, आगे बहुत सारी टर्म होती है अगर पाई की वैल्यू देखे तो कहीं ना कहीं जाके तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं वो रैशनल नंबर के क्लोज आ ही रही होगी। तो वो नंबर जो कहलाता है दोस्तों, वो डेंस वैल्यू कहलाती है, जो कि ऑर्बिटरी क्लोज होती है हमारे रैशनल नंबर की, ठीक है। अगर हमारा रैशनल नंबर काउंटेबल है, ठीक है, तो उसके बाद वो उसका सबसेट भी है हमारा रियल नंबर का, ठीक है, तो वो भी काउंटेबल होगा, सेपरेबल होगा। तो इस केस में हमने वही बोला कि हमारा जो क्यू है वो काउंटेबल भी होना चाहिए और डेंस सबसेट भी होना चाहिए। डेंस सबसेट का मतलब ये है कि वो इरेशनल नंबर है जो हमारा, ठीक है, जो इरेशनल नंबर 3.14 वो फर्दर आगे इतना एक्सटेंड हो जाए कि उसका फाइनल जो नंबर है वो रैशनल नंबर के बहुत ही क्लोज आ जाए, ठीक है, तो उसको भी हम उसमें काउंट कर सकें, तो वो डेंस सबसेट कहलाता है दोस्तों। इज इट क्लियर? चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हिल्बर्ट स्पेस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब कोई भी गैप्स उसके बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी हम स्पेस ले लेते हैं XD, वो तभी कंप्लीट कहला पाएगा जब उसका जो कोशी सीक्वेंस है हर एक्स में, वो कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट में एक्स में जो भी एग्जिस्ट करता हो। मतलब क्या है इसका, ठीक है। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एक, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर लाइन ड्रॉ रखी है मैंने, तो उसमें रैशनल इरेशनल नंबर दोनों होंगे, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है। रियल नंबर के केस में हमारे पास कोई भी गैप्स नहीं होते हैं। पर मैं अगर रैशनल नंबर की नंबर लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, 1.5 है ना, 0.5, 0.3, 0.44, सो अप टू बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है। तो उस केस में ये कंप्लीट नहीं है। अगर हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट कब होगा, जब उसमें कोई भी गैप्स नहीं होंगे। तो हमारा रियल नंबर तभी हम एस में ऐड करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं, तभी उसको ऐड करके फाइनल एक वेक्टर को बनाते हैं, तभी हमारा हिल्बर्ट स्पेस में वो वर्क कर पाता है, ठीक है। तो जो भी दो वेक्टर स्पेसिस होते हैं उनके बीच की अगर गैप को फाइंड आउट करना है ना दोस्तों, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। जिस तरह से हम फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, है ना। कोई भी दो पॉइंट है, मान लो ये दो पॉइंट हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 y1, इसका हो गया z1, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो गया, x2 y2, है ना, और यहाँ पर z2 हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z2 का स्क्वायर, है ना, ओवरऑल अंडर रूट, है ना। उसी तरह हम इनर प्रोडक्ट के यहाँ पर अंडर रूट कर लें, जैसे कि आप डिफरेंस देख सकते हो, साई2 साई1 अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस का डिस्टेंस आपने उसके बीच का कैलकुलेट करना है, तो उनका डिफरेंस का इनर प्रोडक्ट किया और इसका अंडर रूट लिया, तो फाइनली आपको उस दोनों वेक्टर स्पेसिस के बीच का डिस्टेंस बता देगा इन द हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है दोस्तों, तब जाके आप बोलोगे कि वो आपका हिल्बर्ट स्पेस होता है। इज इट क्लियर? चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि अभी जो तीन चीज हमने पढ़ी है, वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस, इसका क्या इंपॉर्टेंस था और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। तो जो हमने लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसी का जस्ट एक एक्सटेंशन हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जस्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि जिस तरह से मैंने बोला कि ये कैट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर साई1 साई2 साई3 सो ऑन अप टू साई n हमारे एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। साई1 स्टेट, साई2 साई3 सो ऑन अप टू साई n, ये हमारे कैट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और C1 C2 C3 आर तो रियल नंबर्स, कॉन्स्टेंट हैं जो।
हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होके एडिशन हो रहा है, ठीक है, और इसका सम इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तब जाके हम बोलते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है। पर इसके लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके इक्वल टू 0 किया, वो तब 0 के बराबर होगा जब जो इसके कोफिशिएंट है C1, C2, C3 सो ऑन अप टू Cn, वो सभी 0 के बराबर होंगे, तब जाके इन सभी का सम इक्वल टू 0 के बराबर होगा, वरना वो नॉन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, वरना वो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। मान लेते हैं वही चीज है यहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारे हमारे पास स्टेट्स हैं psi1, psi2, psi3 सो ऑन अप टू psi1, और हमारे पास कोफिशिएंट है C1, C2, C3 सो ऑन अप टू Cn, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया और उसका जो सम है इक्वल टू 0 आना चाहिए। वो कब आएगा 0? जब उसके कोफिशिएंट जो है C1, C2, C3 सो ऑन अप टू Cn वो सभी इक्वल टू 0 हो। अगर उसमें से एक भी कोफिशिएंट इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है, मान लो 100 में से एक भी हमारा कोफिशिएंट इक्वल टू 0 ना हो, तो उस केस में वो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास psi1 वेक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1 0, ठीक है, ये कॉलम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। psi2 वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 0 1, ठीक है। आपको पता है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, C1 psi1 प्लस C2 psi2 इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि दो वेक्टर स्पेसिस है, दैट्स व्हाई हमने दो का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके 0 के बराबर कर दिया। ओके, अब आपको पता है psi1 की वैल्यू क्या है, 1 0, यहाँ पर आपने पुट कर दी। psi2 की वैल्यू क्या थी, 0 1, यहाँ पर आपने पुट कर दी। अगर आप इसको सोल्व करोगे, इनर प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, हम इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिस तो है हमारा हिल्बर्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम इसका। अब इसको करो, C1 इजिकल टू 0 के बराबर आ जाएगा, और दूसरा खोलोगे अगर आप C2 इजिकल टू 0 के बराबर आ जाएगा। दोनों कोफिशिएंट आपके 0 के बराबर है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ भी लेता है आइदर वन ऑफ द इक्वेशंस विच वन इज लीनियर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो आप अगर आप देख लो कि इसके सारे कोफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएं, तो आप बोल देना वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास तीन स्टेट्स है हमारे पास, psi1, psi2, psi3, जिसकी वैल्यू है 1 0 0, 0 1 1 और 0 1 -1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक करके बताओ। तो आपको पता है इसका प्रोडक्ट और सम करके अगर वो 0 के बराबर होगा, कब, जब उसके कोफिशिएंट C1, C2, C3 सभी 0 के बराबर होंगे, ठीक है। आपको सारे स्टेट्स की वैल्यू पता है, psi1, psi2, psi3 की वैल्यू पता है स्टेट्स की, आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। इनका इनर प्रोडक्ट करके देखो, C1 इजिकल टू, पहली इक्वेशन आ रही है 0 के बराबर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा C2 प्लस C3 इजिकल टू 0 के बराबर। तीसरी इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको C2 माइनस C3 इजिकल टू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करोगे तो C2 और C3 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0 के बराबर आ जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आप +1 +2 में भी करते आ रहे हो। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आपके सारे जो कोफिशिएंट हैं C1, C2, C3 ये सभी ही 0 के बराबर आ रहे हैं, तो इस केस में पता लग गया कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एक भी हमारा कोफिशिएंट नॉन इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि वेक्टर स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है, लीनियर वेक्टर स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है और हिल्बर्ट स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सारे रोल प्ले करने वाले हैं आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। तो अगर आपको अभी तक सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे 4 से 5 सब्जेक्ट्स आपके कवर अप कर सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में गाइस, जिसमें हम डायरेक्ट नोटेशंस और हम वेक्टर स्पेसेस को और भी गहराइयों से देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो सी यू सून, ठीक है, स्टे ट्यून और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर करेगा लोगों के साथ भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।